गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना ICAR एग्जाम का फिजिक्स वाला पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। अगले 25 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि पिछले 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे वीडियो के, जो पार्ट 1 आ चुका है। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी वो जा करके पार्ट 1 देख लीजिए। और इस वीडियो से हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कंफर्म दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो देखो, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मूव करते हैं। लेट्स सपोज ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन, ये लाइट की डायरेक्शन है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेंगे कि ये तीनों आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। तो अगर मैं इस एक्सिस को बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस, तो ये मेरा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जेड एक्सिस में ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा वाई वेरी कर रहा है वाई एक्सिस में। तो और ये मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो फेनोमेना होता है परपेंडिकुलरली मूव करने वाला, ये कौन सा इनमें से कौन सा प्रोसेस डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ही बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वेरी करते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पोलराइजेशन हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 26 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें बोला गया है आई स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट मूव्स ऑन सर्कल एज शोन इन फिगर एंड एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट ओ। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। लेट VA, VB एंड VC बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड व्हेन द सोर्स इज एट A, B, C रेस्पेक्टिवली, वी कैन देन से। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या फिर कोई हमारा सोर्स मूव कर रहा हो, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट के द्वारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो ये फॉर्मूला होता है प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स। हमें प्लस और माइनस उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो हम प्लस लेते हैं, और अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तब हम माइनस लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले ए पर चेक करते हैं और बी पर। ए और बी में, ए और सी में कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, ए में और सी में। तो अगर मैं सी में देखूं, तो सी में जब ये मेरा सोर्स है और ये जब इस तरह से रोटेट कर रहा होगा तो सी में ये कुछ इस टाइप से आएगा नीचे के लिए। तो सी और ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो सी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, सी पर जो सोर्स की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो जो फ्रीक्वेंसी वी की होगी वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर मैं ए पर देखूं, अगर मैं ए पर चेक करूं, तो ए पर ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा नई फ्रीक्वेंसी का, वो होता है पुरानी फ्रीक्वेंसी और v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर, प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इसको ये जीरो हो जाएगा अपॉन v प्लस माइनस सोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो जब ऑब्जर्वर से दूर जाता है ना सोर्स, तो हम माइनस का साइन लेते हैं, सॉरी प्लस का साइन लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। जब ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो हम प्लस का साइन लेते हैं, सोर्स जब दूर जाता है ऑब्जर्वर से तो प्लस का साइन लेते हैं। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, ए पर, ए पर हो जाएगी नई फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो सी और ए को कंपेयर करो, सी और ए को कंपेयर करो।
सी और ए को कंपेयर करो, ये वेलोसिटी है। सी और ए को अगर हम कंपेयर करें तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हमने v में एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है जो कि 1 से कम है, क्योंकि ये 1 से कम है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी बॉक्स के अंदर है ये 1 से कम है, तो 1 से कम में मल्टीप्लाई करूंगा इस फ्रीक्वेंसी से, तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ए पर वो vc से कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि जो vc है वो ग्रेटर देन होगा va। ठीक है, तो अब आप चेक कर लेते हैं b पर। तो b में क्या डायरेक्शन होगी सोर्स की, इस तरफ होगी डायरेक्शन। अब इस तरफ डायरेक्शन है सोर्स की बी पर, तो अगर मैं नई फ्रीक्वेंसी लिखूंगा बी पर तो वो क्या होगी, v प्लस माइनस, v ऑब्जर्वर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और v प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा मुझे, ये सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो माइनस लेंगे अपॉन v सोर्स, तो और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है कि v माइनस वी सोर्स है और ये पूरा फैक्टर 1 से कम है, ये पूरा फैक्टर 1 से कम है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये मेरा वी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से फैक्टर ज़्यादा है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसमें वी हो जाएगा, और सबसे ये वी सी, फिर हो जाएगा वी ए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, वी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी ए, और इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैस एट गिवन टेम्परेचर। तो इसको देख लेते हैं हम, एक मिनट। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द सेम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट गिवन टेम्परेचर। तो देखो डेंसिटी, स्पीड, मोमेंटम, ये एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट नहीं रहते, ये वेरी करते रहते हैं। लेकिन जो तुमने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सिंपल मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, तो फॉर्मूला होता है 3/2 kT, और ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एनर्जी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पूरी गैस, सभी गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, लेकिन मोनो, जितनी भी सारी मोनो एटॉमिक गैस हैं उन सब के लिए सेम होगी। तो इसमें ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अलावा बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड चेंज कर देगी, मोमेंटम, मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो जिस जिस गैस, जो गैस ज़्यादा हैवी होगी, ज़्यादा भारी होगी, उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी भी मास पे डिपेंड करेगी, और स्पीड भी डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इसमें एट अ गिवन टेम्परेचर सभी गैस के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, a person traveling on a straight road moves with velocity v1 for some time and with velocity v2 for next equal time, his average velocity v will be। तो कोई मेरा पर्सन है, ये मेरा एक पर्सन है, ये टी टाइम के लिए यहाँ तक मूव करा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है टी टाइम के लिए, और वेलोसिटी v1 से मूव करा इसने, और सी पॉइंट तक ये मूव करा टी टाइम के लिए, क्योंकि इसने बोला है कि फॉर सम टाइम एंड फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, दोनों टाइम इक्वल है यहाँ पे, तो इसका भी टाइम टी है, इसका भी टाइम टी है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी वो v2 है।
तो अब पूछा इसने एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए से बी की डिस्टेंस उसने कवर करी है v1 वेलोसिटी से t टाइम में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v1 t, और b से c तक की वेलोसिटी डिस्टेंस ऐसे ही इसी तरह जो निकाली है ये वाली, उसी तरीके से ये भी हो जाएगी v2 t। तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई, इन दोनों का सम कर दो, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा 2t, क्योंकि t यहाँ तक और t यहाँ तक, टोटल टाइम हो गया t 2t। तो अब हम टोटल टाइम हो गया t 2t, तो एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं यहाँ से v1t प्लस v2t, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई अपन टोटल टाइम 2t, तो t कैंसिल हो गया तीनों में, तो ये आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, अगर इसमें मैंने दो पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख दिए, ये भी पैरामैग्नेटिक है ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैंने डाईमैग्नेटिक रख दिए इसमें, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डाईमैग्नेटिक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे डाईमैग्नेटिक वाले। तो जो जो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ना ग्रेटर देन 1 होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। तो पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव होती है। लेकिन डाईमैग्नेटिक के लिए निगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी ये लेस देन 0 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल ओनली। पैरामैग्नेटिक के लिए ये पॉजिटिव होती है, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव होती है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है इसके लिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी और लार्ज पॉजिटिव होगी, मतलब पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए स्लाइटली और फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो I will write here option number 2 is correct. Now we will move to next question, question number 31. A mass image rotated in vertical circle by connecting it to a light string of length L and keeping the other end of string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal, for which the mass will complete the circle. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर हमने एक मास को इससे अटैच कर दिया है और ये इस तरीके से इसमें रोटेट कर रही है, ठीक है। तो मैंने इसको मिनिमम वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी दी मिनिमम कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, बस यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इतनी मैंने इसको मिनिमम वेलोसिटी दे दी। तो अगर ये मिनिमम वेलोसिटी में जब इसको दूंगा तो इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी, तो हमें ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि ये इस पॉइंट तक पहुंचे, उसके लिए इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो वो निकालते हैं अपन। तो इसके लिए मैं करूँगा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है कि इस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट पर, और अभी यहाँ से मैं इसको वेलोसिटी दे रहा हूँ, लेट सपोज v। तो अब ये लेंथ, एक पार्ट की लेंथ l है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 2l, ये वाली, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ l है ये वाली और ये सेंटर है।
इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ये हो जाएगी पूरी लाइन 2L। तो अब हम इसको जस्ट ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, जस्ट। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इसके लिए कंडीशन होगी कि इसमें अगर टेंशन जीरो हो जाए, इसमें टेंशन जीरो हो जाए, जीरो ऊपर इस वाले पॉइंट पर, तो ये जस्ट यहाँ तक ही पहुंचेगा, यहाँ से रोटेट करेगा इस तरीके से और यहाँ तक ही पहुंचेगा अगर टेंशन जीरो हो जाए तो अगर ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन जीरो है, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल मैंने मान लिया बी वेलोसिटी से इसे थ्रो किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि मैं इसको रेफरेंस मानना हूँ यहाँ इस पोजीशन में। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो कितनी होगी? 1/2 mv²। मैंने मान लिया ऊपर जाके इसकी कुछ वेलोसिटी v1 हो गई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg2l, और यहाँ पर ये m से मल्टीप्लाई कर लो। अब मुझे पता होना चाहिए ये v1 वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, इस पॉइंट पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। टेंशन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो अब ये mg सेंटर की तरफ लग रहा है, तो mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो mg इज इक्वल टू हाफ mb, सॉरी mv²/r हो जाएगा, mv²/l। तो यहाँ से ये v1 है, तो ये v1 यहाँ से आ जाएगा √lg। तो इस v1 की वैल्यू √lg हो जाएगी। अब मैं 2 से सब तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m से m सब दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू v1² की जगह gl प्लस ये हो जाएगा 4gl, 2 to 4 4gl। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया √5gl। तो ये 5gl √5gl कौन सी वेलोसिटी आई है? ये आई है हॉरिजॉन्टल। हमें मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जब ये ऊपर पहुंचे, इस पॉइंट तक पहुंचे। अब हमें निकालनी है इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा अपना वही फॉर्मूला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी 1/2 m, और v² क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5gl इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो 1/2 mv² मान लिया वहाँ पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgl, क्योंकि ये वाली हाइट है l। तो अब मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5gl इज इक्वल टू v2² प्लस 2gl। तो यहाँ से v2 आ गया √3gl, क्योंकि 2gl इधर आ जाएगा, 5g2l से माइनस कर दोगे 3gl आ जाएगा, अंडर रूट लेने पे √3gl आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहा है 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम प्लस are projected with the same velocity perpendicular to uniform magnetic field. Which of them will describe the smallest circle? तो देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्पेस में, परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम प्लस सबको प्रोजेक्ट करा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? जो ये रेडियस बनाएंगे इस तरीके से, रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू mb/qv। तो अब देखो, इसमें बोला है कि ये सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे गए हैं, सेम वेलोसिटी, और तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो वेलोसिटी और बी दोनों के लिए सेम है। तो अब ये डिपेंड करेगी इनकी रेडियस m/q पर, जिसका m/q रेशियो ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका m/q रेशियो कम होगा उसका रेडियस कम होगा। तो अब चार्ज q है, चार्ज चार्ज भी इन सब पर सेम है, क्योंकि हीलियम प्लस इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड इसका भी 1 कूलम है, सॉरी 1 यूनिट है, और
प्रोटॉन, इस पर भी 1। तो कुल मिला करके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सबका वो 1 यूनिट है। ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है सबका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो मास है, मास, अब मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? हीलियम का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। तो जिसका सबसे कम मास होगा उसी की रेडियस सबसे कम हो जाएगी। अगर मास कम है ये वाला तो रेडियस भी कम हो जाएगी। तो सबसे कम इसमें जो रेडियस होगी वो इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसको मार्क कर लो आप कि इसका ऑप्शन नंबर 1। तो अब हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है a thin lens of focal length plus 10 centimeter is immersed in transparent liquid mu is equals to 1.2, its new focal length is, मतलब न्यू फोकल लेंथ बतानी है हमें लिक्विड में, उसको इमर्स करने। तो पहले अगर लेंस एयर में था, जब लेंस एयर में था, ओ सॉरी, जब लेंस एयर में था तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको एयर के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और एयर में फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 लिख लो। म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? म्यू रिलेटिव हो जाएगा एयर के लिए, गिलास के लिए दे रखा है 1.6 और एयर के लिए होता है 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब लिक्विड में जब डुबो दूंगा तो मैंने मान लिया वहाँ पे उसकी फोकल लेंथ हो गई f, और म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.6/1.2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? ये f ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। f/10 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1/1.6 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो ऊपर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 10 रह जाएगा तो 12 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 0.4। इसको 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ गया यहाँ से फोकल लेंथ 18। तो ये 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर रेस्पेक्टिवली एरिया ऑफ प्लेट अनसर्टेनिटी। एरिया ऑफ प्लेट अनसर्टेनिटी बतानी है। तो सबसे पहले जब हमारे पास दो चीज़ें दे रखी होती हैं, दो क्वांटिटी, डेल्टा ए और डेल्टा वी, बी प्लस डेल्टा वी, तो इसमें अगर हमें ये एग्जैक्ट वाली वैल्यू निकालनी होती है तो सिंपल ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर अनसर्टेनिटी निकालनी है, ये डेल्टा सी मान ले रहा हूँ मैं, अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? अगर सी इज इक्वल टू ए बी है तो अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले केस में? डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये कैपिटल ए है। तो यहाँ से इस तरीके से हम ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करें तो देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है सी वो सब में कॉमन दे रखी है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आने वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 224.9 आने वाला है, ये तो श्योर है। तो अब डेल्टा सी निकालना है, तो डेल्टा सी मान लिया मैंने, डेल्टा सी है और सी की वैल्यू आ गई 224.9। डेल्टा ए दे रखा है 0.05 अपॉन 16.3, डेल्टा बी दे रखा है 0.05 अपॉन बी कितना दे रखा है 13.8। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.05
मल्टीप्लाई बाई 224.9 ब्रैकेट में 1/16.3 प्लस 1/13.8 ये हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना डेल्टा सी को, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.504। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 के इक्वल है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में इसने दे रखा है अनसर्टेनिटी 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है फिगर शो अ करंट लूप हैविंग 2 सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप joined by 2 radial lines. The net magnetic field at the center. तो हमें सर्कुलर लूप जब दे रखा होता है इस तरीके से, वायर, कोई वायर दे रखा होता है इस तरीके से आर्क शेप में, और इसकी वजह से जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ये रेडियस इसकी आर है इसकी। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो वायर हैं इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा सेंटर पे, क्योंकि ये इसी की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से। तो ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। तो अगर मैं B1 निकालूं तो B1 क्या आएगा, B1 अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो। B1 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है a इंटू थीटा, और B2 आ जाएगा, B2 आएगा इन द प्लेन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। स्क्रीन के अंदर उसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन स्क्रीन के आउटवर्ड थी तो इसको पॉजिटिव लेंगे, उसकी डायरेक्शन अंदर होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। उसका आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस दे रखी है b बाहर वाले आर्क की, इंटू थीटा। दोनों को नेट निकालने के लिए माइनस कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और थीटा, ये तो कॉमन आ गया। इधर बचा 1/a 1/b। तो यहाँ से आ जाएगा ये म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई b माइनस a अपॉन ए बी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू नॉट आई थीटा b माइनस a 4 पाई a b, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मैंने फोर्थ वाला ऑप्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लेकिन ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है तो वही सही रहेगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई b माइनस a। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम मैच कर गया, इसको लिख देता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रूम हीटर इज रेटेड 500 वाट 200 वोल्ट। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 100 वोल्ट देन व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। तो वो 500 वाट का है, अगर 200 वोल्टेज पे उसे स्टार्ट किया जाता है तो 500 वाट पावर वो कंज्यूम करता है। तो पावर दे रखी है 500 वाट, वोल्टेज दे रखे हैं 200। तो जो रेजिस्टेंस होगा हीटर का वो क्या होगा, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन R होता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा पावर अपॉन V², सॉरी रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये गलत है, रेजिस्टेंस आ जाएगा V² अपॉन P। अब V² कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 0, और P दे रखा है 500, 2 0 कैंसिल, 580, ये आ गया 80। रेजिस्टेंस आ गया 80। जब हमने इसको ड्रॉप करा 100 वोल्टेज पे तब पावर बतानी है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो पावर का V²/R, और इस बार वोल्टेज हमें 100 करना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, रेजिस्टेंस कितना आया था 80, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 25, और ये 5 से 5 कैंसिल, 25 5 का मल्टीप्लाई 125 वाट। तो ये ऑप्शन सही है इसका, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास टेकन टुगेदर विल। कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से ये फॉल कर रही है, एक पॉइंट पे आकर के ये दो पार्ट में टूट गई, दो पार्ट में इस तरीके से टूट गई, एक पार्ट इधर मूव कर गया, एक पार्ट इधर मूव कर गया। तो देखो, जब तक सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक सेंटर ऑफ मास ना, उसका जो पोजीशन है उसकी वही पोजीशन रहती है। अगर वो वेलोसिटी सेम, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जब इसका सेंटर ऑफ मास पे जो शुरुआत में जो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो फोर्स, नो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा सेंटर ऑफ मास पे। तो इनके टूटने के बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब भी हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली वो इसी लाइन पे रहेगा, इसी लाइन पे। लेकिन वर्टिकली नीचे मूव करेगा, क्योंकि नीचे mg लग रहा था तो नीचे तो जाएगा ही वो। लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा, चाहे इनका वेट कितना भी हो जाए, इसका ज़्यादा हो इसका कम हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं मूव नहीं करेगा अगर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टली इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। हैवियर मास लाइटर मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है हॉरिजॉन्टल में। अब निकाल लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर। तो ये कोई सेल है, इसका इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करो, आप एट एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा लो यहाँ से, और इसका एक डी थीटा कंपोनेंट ले लो, ये है डी थीटा ये वाला, और यहाँ पे एक पतली सी रिंग टाइप की ले सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बन गई। अभी मेरे पास ये रिंग आ गई है, ये वाली, और इस रिंग की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, आर। अगर देखो, अगर ये वाली रेडियस मेरी आर है, ये वाली रेडियस आर है, तो ये वाली भी रेडियस आर होगी, सिंपल सी बात है, ये वाली भी रेडियस आर होगी। तो ये रेडियस कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, तो ये रेडियस कितनी होगी, आर साइन थीटा। तो ये जो मैंने डिस्क ली है छोटी सी, एलिमेंट्री, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी आर साइन थीटा। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये वाली विड्थ होगी इसकी आर डी थीटा, ये वाली विड्थ इसकी आर डी थीटा हो जाएगी, और इसकी जो रेडियस है वो आर साइन थीटा हो जाएगी। तो अगर मैं इस छोटी सी डिस्क के लिए इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर, जो रिंग होती है उसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम डी एम निकाल लेते हैं, इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई, क्योंकि यहाँ तक लाना है मेरे को, यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल पाई हो जाएगा, तो 0 से पाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमें निकालना है डीएम निकालना है। तो डीएम निकालने के लिए क्या करें, टोटल मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, तो अगर मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मास पर यूनिट एरिया इतना है और मैं इस रिंग का एरिया माइनस कर दूं, ये सरफेस एरिया जो है रिंग का, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो डीएम आ जाएगा। तो रिंग का एरिया कितना होगा, रिंग का एरिया होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई आर डी थीटा। ये हो गया सरकमफेरेंस, और ये होगी रिंग की विड्थ, ये छोटी सी जो विड्थ है ये वाली। तो इसका एरिया आ जाएगा यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी डीएम आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो डीएम आया वो कितना आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा m अपॉन 2
डी थीटा, ठीक है। और सॉरी, इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर साइन थीटा होगा ना, क्योंकि रिंग की रेडियस तो आर साइन थीटा आई थी, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी होगा फाइनली। तो ये डी एम आ गया। अब आई निकालने के लिए डी एम 0 से कर दो पाई और एम अपॉन 2 साइन थीटा, साइन थीटा ये और एक वाला ये साइन थीटा, तो ये साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, आर स्क्वायर से। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, साइन क्यूब डी, ये बाकी तो क्वांटिटी कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अंदर क्या बच रहा है, साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 से पाई, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा का 0 से पाई इंटीग्रेशन करोगे तो 4/3 आएगा, तो आप ये करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो आई हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 2/3 एम आर स्क्वायर, यस ये वाला कर रहा है, तो 4 ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल इंक्रीज बाय। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12 होता है। तो अगर मैं इसका डी आई निकालूं, डी आई कितना होगा, डी आई होगा इसका m मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन 12 डी एल, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन, तो डी आई इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हमें इंक्रीमेंट चाहिए छोटा सा, तो डी आई फाइंड करना है, डी आई फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए डी एल, डी एल पता होना चाहिए। तो डी एल क्या दे रखा है, डी एल क्या हो जाता है, अगर जब हम किसी भी रॉड को हीट करते हैं डेल्टा टी टाइम से, डेल्टा टी टेम्परेचर से, तो डी एल क्या होता है, डी एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, यही तो होता है इंक्रीमेंट, थर्मल एक्सपेंशन में पड़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ से जो डी आई आएगा ना सॉरी m2l/12 ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से ये आ गया डी आई इज इक्वल टू ml²/12 मल्टीप्लाई बाई 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो ये ml²/12 क्या है, ये तो आई है ना, आई, तो डी आई अपॉन आई कितना आ गया यहाँ से 2 अल्फा डेल्टा टी, तो हमारा इतना फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ये 2 अल्फा डेल्टा टी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। Alternating current having peak value 40 ampere is used to heat a metal wire to produce the same heating effect. If we use constant current I, then I will be clearly। तो देखो हमें अगर सेम हीट निकालनी है डीसी करंट से, तो डीसी करंट की वैल्यू होती है, जो डीसी वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर डीसी की वैल्यू आरएमएस वैल्यू के बराबर है, तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना एसी और डीसी का वो सेम होता है, एसी एंड डीसी का सेम होता है, किसके लिए, आरएमएस वैल्यू के लिए। अगर डीसी आरएमएस पर ऑपरेट करता है तो हम इस करंट के आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी इसकी, फॉर्मूला क्या होता है I/√2, तो ये हो जाएगा 40/√2, ये आएगा समथिंग 9.9, तो ये 10 हम इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, तो ये 10 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो ये वाला जो कैपेसिटर है ये तो बेकार है, क्योंकि देखो यहाँ पोटेंशियल मान लिया V है, तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, कहीं ड्रॉप नहीं हुआ है तो अगर यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V है,
तो ये तो बेकार हो गया ना कैपेसिटर, क्योंकि इसके दोनों एक्रॉस में पोटेंशियल सेम हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया, एक सिंपल वायर की तरह हो गया, ये इस तरीके से हो गया और ये कैपेसिटेंस बेकार हो गया। अब दो कैपेसिटेंस बचे, दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा इनका नेट कैपेसिटेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस वाला उल्टा फॉर्मूला होता है, तो पैरेलल में ये दोनों जुड़ जाएंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 2C नेट कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, जब कोई लिक्विड होता है और उसकी हमें वेलोसिटी दे रखी होती है v और हाइट दे रखी होती है ये वाली h, तो इसका फॉर्मूला ये होता है फोर्स बाई एरिया एंड म्यू वेलोसिटी बाई हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता होगा। तो अगर मैं यहाँ से म्यू निकालूं तो म्यू कितना आएगा, म्यू आ जाएगा फोर्स इंटू हाइट अपॉन ए बी। तो एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, हाइट की डायमेंशन एल, ए की डायमेंशन एल टू, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एल टू कैंसिल और ये एल माइनस बना जाएगा ऊपर, ये एल टू से एल टू ये वाला एल कैंसिल, ये एल बचा तो एम एल माइनस 1 और ये टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा टी माइनस 1। तो ये इसका करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। द टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द टेंशन। तो ये सेम टेंशन से इनको स्ट्रेच करा गया है और इसमें दे रखा है द रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए इज डबल ऑफ बी। ठीक है, तो हमें निकालना है इसकी, अगर इसमें जो वेलोसिटी है वेव की वी ए और वी बी इन दोनों की वेलोसिटी है, तो स्पीड वी ए की है वी ए और बी में जो वेलोसिटी है वो वी बी है, तो वी ए और वी बी का रेशियो निकालना है। तो देखो स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये स्ट्रिंग में वेलोसिटी होती है साउंड की, साउंड की नहीं मतलब किसी भी ट्रांसवर्स वेव की। तो अब म्यू का फॉर्मूला अगर डेंसिटी के टर्म में अपन लिखते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रो, मतलब एरिया इंटू रो। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, इससे एरिया की मल्टीप्लाई करते हो तो मास पर यूनिट लेंथ बन जाएगा पूरा म्यू के बराबर। तो अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, म्यू को लिख लो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। अब देखो दोनों स्ट्रिंग की डेंसिटी क्या है, सेम है, और ये भी सेम है, टेंशन भी डेंसिटी भी सेम है। तो यहाँ से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया 1/r, क्योंकि ये 1/r हो जाएगा, आर स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये 1/r हो जाएगा। तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। तो अगर मैं वी ए अपॉन वी बी करूँगा, वी ए अपॉन वी बी, तो वी ए अपॉन वी बी कितना आ जाएगा, आर बी अपॉन आर ए के बराबर, और आर बी अपॉन आर ए कितना है 1/2, क्योंकि आर ए जो है वो डबल है आर बी का, तो रेडियस ऑफ ए इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ बी, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैन बी मेजर्ड बाई। तो देखो ये लेंस है, इस तरीके से होता है लेंस, ये इस तरीके से, तो इसका हम ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस ये बर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी रेडियस है, ये वाली रेडियस जो होती है इसकी, जो रेडियस ये वाली, इसको हम बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए स्फेरोमीटर यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, तो पायरोमीटर तो हो ही नहीं सकता, इसका तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्फेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है इन कम्युनिकेशन सिस्टम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर। तो देखो जो हमारे हम माइक वगैरह यूज करते हैं ना, उनमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ट्रांसड्यूसर वो क्या करता है, हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो हमारा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्जन का काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46
टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन और सेंटर इनके कोइंसाइड कर रहे हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी। तो अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है मेरे को, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अगर ये है, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है मेरे को r2, ये दे रखा है r1। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बेसिकली एक की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स है पर यूनिट। एक इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर इसमें मान लिया मैंने R1 में करंट प्रोड्यूस किया I, तो पर यूनिट करंट इसमें कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा R2 में, वही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि दूसरे की वजह से, मतलब एक की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट। तो जब मैं इसमें बाहर वाले में I करंट दूंगा तो इसकी वजह से सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 4πr1। तो अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे पूरे में, मतलब यहाँ पे सेंटर में मेरे को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पे मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए, एरिया से मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट I अपॉन 4πr1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये एरिया कितना है πr2 स्क्वायर। तो इसका एरिया ले लो, तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन, और ये हो जाएगा सॉरी ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो 4 म्यू नॉट I अपॉन 4r होता है, ये पाई नहीं आता है इसमें, ये मैंने गलत लिख दिया सॉरी, ये पाई नहीं आता, तो यहाँ से पाई हटा लो, तो ये हो जाएगा ऊपर म्यू नॉट I मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 4πr1, सॉरी यहाँ भी पाई लिख दिया, मेरे दिमाग में पाई चल रहा है, और ये r2 स्क्वायर, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे r1 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ r1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4r, ये होता है। इसको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। तो देखो जो बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है, ये म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, अगर मैंने I करंट दिया तो म्यू नॉट I अपॉन 2r1, सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए इसमें क्या कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट I अपॉन 2r1 मल्टीप्लाई बाई πr2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I πr2 स्क्वायर अपॉन 2r1। अब सही है, तो हाँ मैंने 4r भी लिख दिया था, गलत कर दिया था थोड़ा सा, तो ये मिस्टेक तो हो ही जाती है, मिस्टेक तो भगवान से भी हो जाती है। तो ये है, अब देखो ये आ गया मेरा फ्लक्स। अब पर यूनिट करंट निकालूंगा तो इसमें डिवाइड कर दूंगा करंट से डिवाइड कर दूंगा, करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा पर यूनिट करंट निकालने के लिए। तो म्यू नॉट πr2 स्क्वायर अपॉन 2r1 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है, म्यू नॉट I πr2 स्क्वायर अपॉन 2r1, ये वाला ऑप्शन मैच करता है। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, म्यू नॉट πr2 स्क्वायर अपॉन 2r1। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 3 vessels shown in figure have same base area, equal volume of water are poured in the vessel, force on the base will be। फोर्स निकालना है बेस पे, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो देखो ग्रेविटी, जब हमें यहाँ पे जो प्रेशर होता है बेस पे वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करेगा, और प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो जाएगा।
और एरिया इसमें सेम दे रखा है, तो मतलब कुल मिला के प्रेशर देखना है किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे ए बी सी के बेस पे। तो अगर इक्वल वॉल्यूम है और ये वाला कंटेनर है ए वाला, ये ए वाला जो कंटेनर है, तो इसमें मान लिया मैंने इक्वल ये वॉल्यूम यहाँ तक भर गया, यहाँ तक ये पूरा फिल हो गया यहाँ तक। तो बी में जो फिल होगा ना वो ये थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा क्यों रहेगी जी? ज़्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि देखो यहाँ पे ये ब्रेड था, ये वाली जो ब्रेड ये चेंज होती जा रही है, ऊपर को चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है। जब एरिया ये बढ़ेगा ना तो यहाँ पे लेवल जो पानी का गिरेगा, लेकिन यहाँ पानी का लेवल थोड़ा उठा हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा उठा हुआ होगा, बी से भी ज़्यादा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा उठा हुआ होगा, ये वाला एरिया जो ये वाला हाइट है पानी की ये उठी रहेगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये कम हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। तो एरिया कम होगा तो हाइट, सिंपल सी बात है, ये वाली हाइट जो होगी वो उठेगी, ऊपर को इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, एरिया डिक्रीज होगा तो हाइट तो इंक्रीज होगी, अगर एरिया डिक्रीज होगा नीचे के लिए तो यहाँ पे हाइट जो है सी में वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर सी में हाइट सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर भी सी में सबसे ज़्यादा होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। मतलब कि ये सिंपल किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट सी में सबसे ज़्यादा है, तो जो फोर्स होगा सबसे ज़्यादा वो मैक्सिमम होगा सी में, क्योंकि सी में जो हाइट है पानी की सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करते हैं। इफ द अर्थ रोटेटिंग stop rotating, the apparent value of acceleration due to gravity g on the surface। अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो देखो इस तरीके से ये मेरी अर्थ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और अब ये रोटेट कर रही है अर्थ, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है ये वाला इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो अब इस ये जो अर्थ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इस पे मैं वो बनाऊँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर इस पे लगेगा एम जी, इस पे लगेगा एम जी, ठीक है। और इस रोटेशन का जो सेंटर है इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, अगर मैं इस ये वाला एंगल होगा थीटा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, और वो कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये जो वाली जो रेडियस है ये हो जाएगी आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। यहाँ बना देता हूँ फिर से, इधर लग रहा होगा एम जी, इधर लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट आप ले लो। तो इधर जो कंपोनेंट होगा, ये रेडियस इसकी आर है, तो अगर जो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस तरीके से इधर भी एक कंपोनेंट आएगा। तो नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना होगा, नेट एम जी माइनस ये वाला कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मतलब ये नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ये रियल सिचुएशन है। लेकिन अगर ओमेगा स्टॉप कर दे रोटेट करना तो ओमेगा जीरो हो जाएगा। जब ओमेगा जीरो हो जाएगा तो ये एफ नेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ इससे माइनस हो रहा था, एम जी से कुछ ना कुछ यहाँ माइनस हो रहा था, लेकिन अब माइनस नहीं होगा। अगर ओमेगा जीरो हो गया तो, अगर ओमेगा जीरो हो गया तो माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेट जो अपेरेंट ग्रेविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो अपेरेंट ग्रेविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो लेकिन 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 अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ होता, यहाँ पे यहाँ रखा हुआ होता, तो इस पॉइंट पे अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ रोटेशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा जीरो है, ये वाला जीरो है। तो
एक्सेस ऑफ रोटेशन पे क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं है इसका, एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा वाले टर्म का, तो यहाँ पे तो एम जी है, तो वो रुकने के बाद भी एम जी रहेगा, अभी भी एम जी है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे तो इंक्रीज कर जाएगा जी, लेकिन यहाँ इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज एट सम प्लेस एंड रिमेन सेम एट अदर प्लेस। तो प्लेस कौन सी प्लेस पे सेम रहेगा, जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है वहाँ पे सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, टू कार हैविंग मास m1 m2 in the circle radius r1 r2 if they complete the circle in equal time the ratio of their angular speed ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो बताना है। तो अगर मैंने उनकी, एक है m1 एक है m2, इसका है ओमेगा 1 इसकी है ओमेगा 2, इसकी रेडियस है r1 इसकी रेडियस है r2, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा इनका, इफ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम। अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं, इसका टाइम पीरियड, तो वो कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा 1 होगा, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा 2 होगा, है ना। ये तो टाइम पीरियड होगा अगर ये रोटेट कर रहे हैं एक सर्कल पे। तो अब दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल टाइम है, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल हुए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल हुए, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Question number 50, last question. A pendulum clock keeping correct time in the surface of the earth is taken to high altitude than the, मतलब हम एक पेंडुलम को हाइट पे ले जा रहे हैं, हाइट पे, तो उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट होना है, क्या पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, वीडियो ऑन है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ऊपर, तो लेंथ, ये ग्रेविटी क्या होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पे, तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ग्रेविटी, जो नेट ग्रेविटी होती है, एफरेंट ग्रेविटी, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से तुम हाइट पे जा रहे हो ऊपर, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करता है। तो जब ये जी डिक्रीज होगा, ये जी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड है वो मेरा, वो भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, सॉरी सॉरी, अगर जी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड मेरा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हमें टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना है, तो मुझे लेंथ भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे कि एल वाई जी का रेशियो कांस्टेंट रहे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी है। अगर इसमें जी को डिक्रीज करूंगा, तो अब जी डिक्रीज होगा ऊपर जाएंगे तो, लेकिन अगर हमें टाइम पीरियड कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो लेंथ को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम लेंथ को जब डिक्रीज करेंगे, तो एल वाई जी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और जब एल वाई जी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा टाइम पीरियड भी रेशियो सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीज टू कीप करेक्ट टाइम, क्योंकि रेशियो सेम रखने के लिए एल वाई जी का हमें एल भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जी डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो सारे ऑप्शन, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पहले पार्ट में शुरू के 25 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और इस पार्ट में भी हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू, और कुछ ऐसे ही डिस्कशन के साथ मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।